शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं लंदन के रतन दादा जी। जी हाँ, वही रतन दादा जो इकोनॉमी के अवतार हैं और बेहद सेवा के निमित्त हैं। ऐसे दिव्य आत्मा जो अपने आप को गुप्त पुरुषार्थ कर भगवान को लवलीन स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। प्रभु के संग जीवन में रंग कार्यक्रम में आज हमारे संग हैं लंदन के रतन दादा। जी हाँ, ये वही रतन दादा हैं जो साकार में दादी जानकी के साथ लंदन में कई देशों में सेवाएं की। आज आपको मुलाकात कराएंगे रतन दादा जी से। रतन दादा पिछले 40 सालों से ज्ञान में चलते हैं और 35 सालों से समर्पित रूप से रहते हैं। जैसे साकार में बाबा के साथ कई परिवार यज्ञ में समर्पित हो गए। विदेश की धरती पर रतन दादा एक ऐसे दिव्य आत्मा है जो अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प यज्ञ में स्वाहा कर दिए और 35 सालों से ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पूरे यूके के आप चेयरमैन भी हैं और गुप्त वृत्ति से बाबा के संग रहकर गुप्त प्लान फ्यूचर का बनाते हैं। हमने देखा है कि रतन दादा बड़े ही शांत स्वभाव के और अंदर ही अंदर जैसे मंथन चलता हो, मनन चिंतन चलता हो, हर समय कुछ न कुछ ज्ञान के रहस्य से जुड़े हुए रहते हैं। जुड़े होने के कारण हर समय मगन रहते हैं और बाबा को सदा ही पकड़ के रखते हैं। कभी भी उनसे छूटते नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं पारा होता है, पारा तुरंत छूट जाता है। लेकिन दादा के जीवन से हमने देखा है कि जहाँ भी रहेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी कर्मेंद्रियों को यूज करेंगे, वो बाबा के साथ में रह के करते हैं। ऐसे दिव्य आत्मा से हम आपको मुलाकात कराएंगे और वो हैं रतन दादाजी। दादाजी ओम शांति। ओम शांति। दादाजी, आज हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे स्टूडियो में पहुँचे और आज हम रूबरू हो रहे हैं। दादाजी, आपका जन्म कहाँ हुआ था? हमारा जन्म हुआ था हैदराबाद सिंध, जहाँ ब्रह्मा बाबा का भी जन्म हुआ था। निर्मल शांता दादी जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक में बेटी थी, वो हमारी पड़ोसन थी। वो ज्ञान के पहले शादी किया था, तो उसकी शादी भी जो हुई थी मेरे चाची के भाई के साथ शादी हुई थी, निर्मल शांता दादी की। जी हाँ। और उसको एक लड़की थी छोटी, तो हम बचपन में उनके साथ खेलते रहते थे। मैं अपने परिवार में और वो अपने परिवार में, तो बचपन में खेलते रहते थे। तो ऐसा मेरा जन्म वहीं हुआ। फिर जैसे पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तब मैं 8 साल का था। वो टाइम मेरे 8 साल। तो हम फिर भारत में आ गए। उसके बाद तो भारत में हम कुछ समय बड़ौदा में रुके, उसके बाद बम्बई में आए। आपके मम्मी पापा सब आ गए? सब आ गए, सब। अच्छा। मेरे मम्मी पापा जो थे, हमारे भाई बहन सब, हम छोटे पर, उम्र तो छोटी थी 8 साल की उस टाइम में, तो सब इकट्ठे आ गए। तो जहाँ आप रहते थे, जिस घर में, वो आपका अपना घर था ना? अपना घर, हाँ। तो आपने छोड़ कैसे दी? वहाँ रहने का कुछ सेफ्टी नहीं थी। अच्छा। बिल्कुल खतरा था, सब जगह कर्फ्यू, बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा। और घर में ही बैठना, स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद हो गए। जैसे पार्टीशन हुआ तो वहाँ बहुत दंगे शुरू हो गए कराची, पूरे पाकिस्तान में। तो कॉलेज स्कूल सब बंद हो गए, हम घर में बैठे होते थे। सब ने कहा जल्दी चले जाओ यहाँ से भारत में, क्योंकि यहाँ सेफ्टी नहीं रहेगी। तो बहुत मीटिंग्स हुई आपस में मित्र संबंधों की, बोला जितना जल्दी चले जाए उतना अच्छा। तो हम घर, अपना ही मकान था, बड़ा मकान था, छोड़ के हम वहाँ से बोट पकड़ी उस में। और बोट इतनी क्राउडेड थी, पूरा भरा हुआ था, पूरा भरा था, और सवा बैठने के जगह नहीं था। 3 फुट भी नहीं, 2 फुट जगह। अच्छा। हर एक को 2 फुट। 4 दिन और रात हम 2 फुट की जगह में बैठे थे, फ्लोर पे, ज़मीन पे। अच्छा। न कुर्सियाँ, जहाज के अंदर? जहाज के अंदर।
ओके, इतना दिन लग गया वो वहाँ पाकिस्तान से हाँ आने में? 4 दिन लगा। अच्छा। वो दिन में जो होती थी ना जहाज स्लो जाते थे, तो वो 1947 की 40 बात से, है। हाँ जी। अच्छा, तो लेकिन जो आश्रम था वो तो वहीं था, उस समय आप ज्ञान में नहीं चलते थे? उस समय मैं ज्ञान में नहीं था, ओके। परिचय था अच्छा अच्छा। मेरी माता जी को, अच्छा। उसने मेरे को बताया था, लेकिन मैं ज्ञान में नहीं था, छोटी उम्र का था। तो ऐसे समय में जब पाकिस्तान से आप जब यहाँ तो बड़ौदा में आप रहे? पहले बड़ौदा में थे कुछ साल, जी। फिर वहाँ से हम बॉम्बे शिफ्ट किया। ओके। फिर पढ़ाई कुछ बड़ौदा में किया, कुछ बॉम्बे में किया। तो बॉम्बे में आपने कहाँ तक पढ़ाई किया? पढ़ते थे, मुझे क्या बनना है, इंजीनियर बनना है या तो डॉक्टर बनना है, अच्छा। ये तो मैंने कहा मेरे को इंजीनियर बनना है, तो पूना में जाके मैंने इंजीनियरिंग किया। अच्छा। उसके बाद मैंने कहा और ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तो हम लंदन में जाके और पढ़ाई किया। लंदन कब गए? 65 में। तो आपने वहाँ पढ़ाई किया? आफ्टर ग्रेजुएशन इंडिया में किया, अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वहाँ गए। वहाँ पर कितने साल रहे आप? तब से मैं उधर ही हूँ, लंदन में? लंदन में। पूरे फिर परिवार से ही चले गए? नहीं, तभी मैं अकेला था, अच्छा, आप अकेले पढ़ने के लिए गए? पढ़ने के लिए गए। मम्मी पापा आपके यहीं थे? वो तो बॉम्बे में थे, हाँ। बॉम्बे में थे। तो वहाँ लंदन में 55 ईयर्स हो गया मेरे को। तो पढ़ाई के बाद आप लंदन में क्या किए? जब तक 84-85 तक मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में बनाने में संबंध रखा। इतने सालों में कम से कम 10,000 करोड़ों रुपए की बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स अच्छा। में मेरा संबंध रहा। जो यूके में, यूरोप में टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, वो बनाने में मेरा संबंध रहा। अच्छा। साथ में मेरे को अपना प्रॉपर्टी बिजनेस भी था, ओके। वो भी कायम रखा। तो 65 से 84 तक मैं उसमें व्यस्त रहा। आप लंदन में वहाँ जॉब करते थे? जॉब करते। और ज्ञान आपको मिला 78 में? 78। तो मानो पहले ही से आपको ज्ञान मिल गया था? हाँ उसी हाँ, दौरान ज्ञान मिला। ज्ञान में आप जब आए तो उस समय आप ही और आपकी युगल दोनों आए? जी हाँ हाँ। तो वो जो आप 7 दिन का कोर्स आपने किया और ये ब्रह्मा कुमारी के, तो आपको याद नहीं आया कि ये वही संस्था है? याद आई, काफ़ी शंका चली, क्योंकि वहाँ एंटी पार्टी वाले जो थे वो हमारे सब मित्र संबंधी थे। आपके? अच्छा, एंटी पार्टी वहाँ के? हाँ हाँ जी तो हाँ। आपके साथी थे वो लोग? हाँ हाँ, जो निर्मल शांता दादी का जो ग्रैंड फादर इन लॉ था, वो लीडर था एंटी पार्टी का। ये सुना था कि यहाँ जादू लगाते हैं, किसको नहीं जाना है, सबको मना करते थे अच्छा। जाने के लिए, कोई नहीं जाए, एंटी पार्टी वाले। जी जी जी। तो ये कहानी तो बड़ी है, लेकिन ये वो टाइम में बहुत फेमस हो गया। अच्छा दादा, आप ब्रह्मा कुमारीज में 78 में जब आप आए, हाँ, तो ये जो 7 दिन का कोर्स उस समय होता था, या कैसे आपको जब परमात्मा का मैसेज हुआ तो क्या आपको लगा अंदर में? बहुत नशा चढ़ा, और दादी जान की मिली हमारे को पहले परिचय हो दिन। गया था कि ये वही मोह मंडली की वही बहन है? डिटेल में नहीं था, हाँ, लेकिन फिर तो हम चले गए लंदन में, हाँ हाँ तो उसके लिए इतना साल संबंध नहीं रहा हाँ, कोई भी। हाँ, तो वो समझा कि ये संस्था वही है जब भी मिली। अच्छा। हाँ, तो कोर्स किया। पहले दिन दादी ने बोला, तो कोर्स में आप और आपकी युगल दोनों जाते थे? नहीं, वो टाइम में इंडिया गई थी, पहले मैंने कोर्स किया। ओके। तो दादी जानकी ने बोला आप सुबह को मुरली क्लास सुनने के लिए आ जाओ। अच्छा। मैंने बोला कितने बजे? बोला 6 साढ़े 6 तक होता है योग, 6:30 से 8 तक मुरली और क्लास। तो वो दिनों में मेरी दिनचर्या ऐसी होती थी, जैसे पहले बताया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में मेरा संबंध रहता था, बनाने में, डिज़ाइन करने में। तो उसमें मैं बहुत व्यस्त रहता था, तो इसके लिए रात को 12 के पहले कभी नहीं सोता था, अच्छा। और सुबह को 8 बजे उठता था। 8 बजे उठ के तैयार होके 8:45 बजे सीधा मैं चले जाता ऑफिस में। खुद को ही बोला ये तो संभव नहीं है कि वहाँ मैं 6 बजे पहुँच जाऊँ, और मेरी दिनचर्या जब से मैं लंदन में था 8 से पहले की उठने की नहीं थी, कभी नहीं उठता था। अगर ये 5-6 बजे जाना है, मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा। तो संकल्प आया कि नहीं संभव है, लेकिन फिर भी कोर्स मैंने चालू रखा।
कोर्स किया। तो मेरे बचपन में बहुत वेद शास्त्र पढ़े थे। अच्छा। परमात्मा की परिचय के लिए मैं 8 साल की उम्र में बहुत महाभारत, गीता, रामायण सब शास्त्र पढ़े थे। और मैंने कई और भी पुस्तक पढ़े हैं, बहुत हज़ारों में, विज्ञान के संबंध में, आर्थिक संबंध में, राजनीतिक संबंध में, धार्मिक संबंध में कई पुस्तक पढ़े थे। तो मेरे को कई प्रश्न थे, क्योंकि ये ज्ञान कहाँ भी नहीं लिखा है, तो सब नई बातें। मैंने कहा इसका कोई प्रैक्टिकल में कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो मेरे बहुत प्रश्न थे क्लैरिफिकेशन के लिए कि ये क्या सुना रहे हैं, तो कभी कहाँ सुना ही नहीं है, कहाँ नहीं लिखा है, नहीं पढ़ा है। इतने हज़ारों के इतिहास में हिस्टोरियन ने कहाँ भी नहीं लिखा है, नए के इतिहास में, नए की धार्मिक पुस्तकों में। तो मेरे कई प्रश्न था। और विज्ञान की पुस्तक भी बहुत पढ़े थे इंजीनियरिंग के कारण। तो मेरे कई सवाल थे। तो टीचर बहन तो इतना नहीं जानती है, तो आखिर में बोला कि देखो आपके सवाल जो है मैं तो नहीं जानती हूँ, क्यों नहीं आप सुबह को क्लास में आज जाते हो सकता है बाबा आपके सबके सवाल का जवाब दे देगा मुरली क्लास में। मैंने कहा वो संभव नहीं है, मैं कभी इतना उठा ही नहीं हूँ 8 के पहले, ये तो नहीं हो सकता है, मैं नहीं आ सकूँगा। बोला आपकी मर्ज़ी। तो ऐसा करके बोला आपका कोर्स तो ख़त्म हो गया है, 7 दिन का कोर्स क्या, 1 मास आपका कोर्स चलता रहता है, ख़त्म ही नहीं होता है। तो मैं निकला सेंटर से, घर गया कि चलो कभी कभी मैं चक्कर लगाऊंगा। शाम को मित्र अच्छे भाई बहने हैं और वाइब्रेशन अच्छी है, तो कभी कभी शाम को चक्कर लगाऊंगा। घर में विचार किया आपने? हाँ, मन में, हाँ जी। कभी जाऊंगा। मैंने बोला आपका कोर्स ख़त्म हो गया है, तो अभी तो मैं तो कुछ और नहीं जानती हूँ, आपको मैंने जितना जानती हूँ कोर्स में उससे अधिक बताया। घर गया, सो गया। संकल्प नहीं था सुबह को जाए नहीं जाए, कुछ नहीं, लेकिन नशा बहुत था, रूहानी नशा बहुत। सो गया तो सुबह को 5 बजे आँख खुली तो शिव बाबा का लाइट का साक्षात्कार हुआ। सुबह 5 बजे। कभी आप 5 बजे उठे नहीं? कभी उठे नहीं। हाँ, साक्षात्कार के साथ जैसा फरिश्तेपन का अनुभव हुआ, फरिश्ता जैसा उड़ रहा हूँ। तो कब की बात है? ये हुआ 78। तो 5-10 मिनट उसमें खोया हुआ रहता। फिर मैं अलार्म क्लॉक देखा, लगा ये 5 बजे है, अलार्म सेट किया था 8 बजे का, इतना जल्दी उठ गया हूँ। तो फिर मैं बिस्तर पे ही लेटा था, सोने की कोशिश किया, इतना जल्दी उठा हूँ, अनुभव किया, लेकिन फिर संकल्प ऐसा नहीं था पक्का जाऊँ सेंटर में इतना जल्दी। सो गया, बिस्तर में लेटा हुआ था, तो अचानक 5-10 मिनट के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि किसने मेरे में प्रवेश किया है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, कोई करा रहा है? कोई करा। मैं उठा, नहाया, तैयार हुआ, बाहर गया, तो वहाँ तो ठंडी होती है लंदन में, तो बर्फ़ पड़ रही थी, कार हमारी पूरी बर्फ़ से ढकी थी। तो बैठा कार में, ऐसा अनुभव हो रहा था मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई शक्ति हमारे में प्रवेश करके लेके जा रही है। 6-6:30 बजे सेंटर में पहुंच गया। पहली बार सेंटर में सुबह में पहुंचे? पहली बार पहुंचा तो इतना नशा, इतना रूहानी नशा कि बाबा के पास ही बैठा हूँ, मुरली चल रही है, सुन रहा हूँ, लेकिन कुछ भी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठ रहा है। बुद्धि मेरी ऊपर पूरी उपराम, बिल्कुल जैसे वो कठपुतली होता है, ऊपर से नचाता है, ऐसे ही ऊपर से नचा रहा है और उसका बुद्धि योग ऊपर है, लेकिन यहाँ सब देख रहे हैं। बिल्कुल। बाबा ने बोला तुम 8 के पहले नहीं उठ सकते हो, आज कैसे उठा? परिचय मिल गया बाबा का, तो रोजान शुरू हो गई। तो बाबा को मैंने बोला बाबा मैंने तो कुछ नहीं किया, सब आपने किया, मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। तो बाबा बोला बच्चे चिंता मत करो, मैं रोज आपको उठाऊंगा। ब्रह्मा बाबा ने कहा? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को मैंने बाजू रखा, क्योंकि सबकी एंटी पार्टी वालों की ब्रह्मा बाबा के बात सुन के मैंने शिव बाबा को बोला ठीक है,
ब्रह्मा बाबा के बारे में जो सुना है एंटी पार्टी वालों ने, बुद्धि में तो वो भूसा बैठा था, सही। तो उसको बाजू रखा। अगर तुम भगवान है शिव बाबा, तो तुम डायरेक्ट मेरे संबंध रखो। तो ये सब शिव बाबा से बातचीत कर रहा था फरिश्ता रूप में। तो बाबा ने कहा चिंता मत करो, मैं आपको रोज़ उठाऊंगा। अभी वो दिन और अभी रोज़ बाबा उठाता है। कभी अमृत वेला आपने मिस नहीं किया? कभी मिस नहीं। 78 से लेके अभी तक 3 बजे मैं उठ जाता हूँ। मिसाल बताता हूँ, हम अक्सर मेडिटेट प्लेस पर ले रहे थे, बाबा ने मेरे को निमित्त रखा। तो वो मकान लेने के लिए बड़ा पैलेस है जहाँ क्वीन विक्टोरिया, किंग एडवर्ड रहते थे। 70 एकड़ का बगीचा है, 100 कमरे हैं अंदर। तो उसके लिए निमित्त बाबा ने मेरे को रखा, बाबा दादियों सब ने। क्या हुआ कि वो मकान बहुत मुश्किल था मिलने में। बाबा को बोला, बाबा ये मकान कैसा भी करके हमको चाहिए। अच्छा। असंभव था। आखिर में मकान के मालिक ने माना, मैं दूंगा आपको, अगर आप जल्दी कॉन्ट्रैक्ट सही करेंगे तो। 50 पेज का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके वो बोला अभी मीटिंग करेंगे, मंडे को आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट सही करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है आ जाएंगे। वकील को कागज़ दिए, 1 हफ्ते के अंदर सही करना है। तो वकील बोले नहीं करो सही, अभी तो ये मकान में कागज़ चेक करने के लिए हमको 3 मास कम से कम चाहिए। कई बातें हैं वो चेक करनी पड़ती है, बड़े बड़े फाइल्स आते हैं और सर्वे करना पड़ता है मकान का। तो अभी उसमें 3 मास लग जाता है। एक खतरा, आप सही करेंगे तो फंस जाएंगे, कुछ ऊपर नीचे हुआ, और जो भी पैसा देंगे वो आपका वेस्ट जाएगा, वापस नहीं मिलेगा। वापस नहीं मिलेगा। नहीं करो। तो मैंने कहा नहीं, करना ही है। अच्छा, संकल्प कर लिया था मुझे लेना ही है। लेना ही है। तो बोले आपकी मर्जी, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं करो। मैंने कहा देखो आप कौन है? बोला मैं वकील हूँ, मेरी राय ये है। मैंने कहा देखो हमारे साथ सुप्रीम वकील है, वो हमारे साथ खतरे है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने वाला है। कि बाबा से मेरी बातचीत चली, ये मकान नहीं छोड़ना है। बोला आपकी मर्जी। बोला आपको कम से कम 1 घंटा आके मिलो मेरे को पहले, मीटिंग के पहले। उसको भी मीटिंग अटेंड करना था। उनका वकील, हमारा वकील, मकान का मालिक, सब बैठ के मैं मीटिंग करने वाले थे। तो बोला ऐसा करो 1 घंटा लेट मीटिंग शुरू करो, मेरे साथ बैठो पहले। ठीक है, 3 बजे का टाइम दिया था। 1 घंटा मैंने बोला 4 बजे मीटिंग करेंगे बोर्ड रूम में। बोला ये खतरा है, ये कोई भी 1 हफ्ते के अंदर जवाब नहीं देते। तो दूसरे दिन दूसरी पार्टी, अच्छा, इनको कॉन्ट्रैक्ट गया था सही करने के लिए, वो कर लेती थी। हाँ। तो मकान हाथ से चला जाता। जी जी जी। तो मैंने कहा एक खतरा है। बोले नहीं खतरा है, लेकिन आपको भी खतरा है, हमारे साथ भगवान है, चिंता मत करो। मीटिंग शुरू हुई 4 बजे, आफ्टरनून में मीटिंग शुरू हुई। 4 बजे मॉर्निंग में मीटिंग ख़त्म हुई। 12 घंटा। 12 घंटा में कई बातें होती है चेक करने की, न चाय पिया, न पानी, न भोजन, कुछ नहीं। 12 घंटे के बाद कई बातें थी। कॉन्ट्रैक्ट सही हुआ। तो मकान का मालिक बोलता है पता है मैंने 12 घंटा पूरी रात को बैठ के यहाँ क्यों कॉन्ट्रैक्ट सही करने के लिए बैठा। मेरे को और पार्टी भी थी और रात को इतना बैठने की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन मेरे को इतनी वाइब्रेशन आ रही थी आपके थ्रू कि अगर हमको मकान बिक्री करना है तो इनको ही करना है। मेरे को और पार्टी ज़्यादा पैसा दे रही थी, फिर भी मैंने बोला इनको ही देना है। हैंडशेक किया, पैसा दिया, उसको चेक दिया, कॉन्ट्रैक्ट सही किया। घर पहुंचा वापस 5 बज गया। 5 बजे पहुंचा, पूरी रात जागा। एक संकल्प नहीं आया कि देखो आज 12 घंटा रात को सोए नहीं हूँ, जो मकान असंभव था बाबा का पैलेस मिल गया। तो जिनसे लिया मकान उन्होंने 5 साल पहले 60 करोड़ में लिया था। अच्छा। हाँ, हमने उसे
सौदा किया खरीद करने का 12 करोड़ में। अच्छा। हाँ, इतना पैसा बाबा का बचा। बाबा का करीब 50 करोड़ रुपया बच गया है और इतना सुंदर पैलेस मिल गया है रिट्रीट स्थान के लिए। विश्व में दादी बोलती, दादी जान की बोलती है, विश्व में मैं सब स्थान देख आया हूँ, सबसे बेस्ट रिट्रीट सेंटर यही है। तो ज्ञान में आने से पहले आपका लक्ष्य क्या था? परमात्मा के जानने की खोज थी, ड्रामा को जानने की खोज थी, इसलिए शास्त्र पढ़े, लेकिन कुछ भी उनमें मेरे को मिल नहीं पाया। और जब मैं 8 साल का था तो थोड़े पंडित विद्वान के पास भी गया। आप बहुत छोटे बच्चे हो, आप नहीं समझे कोई बात। अच्छा। आप छोटे बच्चे हो, वास्तव में वो खुद भी नहीं जानते थे ये परमात्मा कहाँ है। हाँ, तो मेरे को ऐसा करके शांत कर देते थे। तो वो भी खोज रही और धर्मों के साथ भी मेरा संगठन रहा। चर्च चलाने वाले पादरी होते थे ना, वो उनको मिले थे, पर वो मुस्लिम थे हमारे फ्रेंड, उनसे भी कुरान के बारे में बात चलती थी। कोई भी हमको नहीं बता सका परमात्मा कहाँ है। नहीं। फिर सिख धर्म वाले भी थे जो बाबा बोलते हैं गुरु नानक का, उस पर भी कुछ परिचय नहीं है। दादाजी, आपने अपने जीवन को एक प्रकार से गृहस्थी जीवन था और पूरा तन मन धन समय श्वास संकल्प को आपने समर्पित करने का क्या आपके अंदर में अभिप्राय थी? इतना नशा था कि मैंने बोला अभी मैं सब कुछ त्याग करके कारोबार धंधा सब जाके मधुबन में रहूँगा। ओके। आपके बच्चे छोटे, 2 लड़कियाँ छोटी थी, वो टाइम में छोटी उम्र की थी, 7-8 साल की। तो उनको बोला वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देंगे, सोफिया स्कूल में। उनके जो हेड मास्टर है, टीचर है, उसको मिल के आए। अच्छा। हाँ, उनको वहाँ स्कूल में डालेंगे। मैंने अपना काम सब बंद कर दिया। अच्छा। सब मेरे को अपने मकान वगैरह थे काफ़ी, सब सेल करने की तैयारी में, सब हो जाए फिर जाके वहाँ रहूँगा और तपस्या ही करूँगा बस ज़िंदगी में। तो दादी जानकी ने बोला अभी ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस का जूना मकान लिया था, जिसका उद्घाटन करने दादी प्रकाश मणि आई थी। कौन से सन में? 84 में। तो उद्घाटन करके दादी गई वापस। तो कईयों का संकल्प चला, ये मकान अभी के लिए काम चलेगा, लेकिन आगे के लिए छोटा पड़ेगा, ग्लोबल हाउस। हाँ। बाबा से पूछा क्या करें, बाबा ने संदेश दिया तो ये स्थान पे 4 मंजिल का मकान बनेगा, उसका मतलब ये मकान तोड़ना पड़े। तो दादी ने बोला देखो ये बड़ी प्रोजेक्ट है, आप निमित्त बनेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। मैंने कहा ठीक है, जब तक मैं हूँ इधर अपना कारोबार समेटूँ तब तक मैं संभालूँगा। परमिशन चाहिए, आर्किटेक्ट रखा, इंजीनियर रखे, सर्वे रखे, सब को अपॉइंट किया, प्रोफेशनल टीम को। एक संकल्प आपने अभी बताया कि मैं बाबा से पूछूंगा, तो क्या अब बाबा से पूछने का जो आपका ये जो संकल्प है, ये क्या अब बाप दादा यहाँ आते थे उनसे पूछते थे कि या आप अपने कमरे में बाबा को आह्वान करते थे और बाबा से शिव बाबा से पूछते थे? दोनों से। क्योंकि एक तो लंदन में रहता था तो तभी बाबा से पूछता था आह्वान करके। अगर यहाँ होता था तो बाबा से पर्सनल मुलाकात में पूछता था। जब भी गवर्नमेंट से परमिशन आ गई, कॉन्ट्रैक्टर चुना, तो बोला इसका खर्चा होएगा 40 करोड़ रुपया। 87-88 की बात है। तो 40 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर ने दाम निकाला। हमारे पास तो 5 करोड़ भी नहीं था। ऐसा मैंने बताया पहले कि मेरे को दुनिया से बहुत वैराग था, स्थूल बातों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था बचपन से। नहीं, ज्ञान में आने के बाद। हाँ, तभी तो मैंने अपना कारोबार सब बंद कर लिया, नशे में आया, रूहानी में। ये जो है काम, एक तो स्थूल काम है, मकान बना, 60 कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया और हमारी 6-7 प्रोफेशनल टीम थी। उसके साथ हमारे खटपिट होती है गवर्नमेंट के साथ बहुत, वो भी सामना करना। फिर पैसा भी नहीं। ये स्थूल बातों में
मैंने अपना भी कारोबार छोड़ दिया, वो भी ऐसा ही था। फिर मैं इसमें क्यों फंसूँ, स्थूल कारोबार में। तो मैंने फिर अमृत वेले में लंदन में बाबा को बोला, बाबा ये कारोबार मुझे नहीं संभालना, मेरा तो ये लक्ष्य था मैं जाके तपस्या करके रहूँगा मधुबन में, और कुछ भी दुनिया के बातों में, स्थूल बातों में कोई रुचि नहीं है। मुरली क्लास के बाद रोज़ दादी हमको मिलती थी, दादी जानकी, आधा घंटा 1 घंटा कारोबार के संबंध में। तो मैं आज मुरली क्लास के बाद दादी के बैठता हूँ, बोलूँगा मुझे ये नहीं संभालना कारोबार, और कोई रखो, मैं तो रूहानी नशे में खोया होता हूँ। तो जैसे ही मैं मुरली क्लास के बाद दादी के साथ बैठा तो दादी बोलती है, आपके लिए बाप दादा ने फैक्स भेजा है। अच्छा। वो दिनों में ईमेल नहीं होता था, अच्छा। ये 25-30 साल पहले की बात है, फैक्स चलते थे। तो दादी गुजरात गई थी बाबा के पास, और बाबा ने आपके लिए मैसेज भेजा है। मैंने कहा मैंने कोई मैसेज मांगा ही नहीं है बाबा से, क्योंकि कोई कारण ही नहीं था। मैं बाबा से रोड रन करके बातचीत कर लेता था। नहीं पढ़ो पढ़ो, देखो बाबा ने क्या लिखा है। मेरे को दे दिया फैक्स, तो फैक्स पढ़ा तो बाबा ने दादी गुजरात को बोला, रतन दादा को बताओ कि ये बच्चा हमारे घर का बच्चा है, यज्ञ का हड्डी बच्चा है, एक नामी और एकानामी बच्चा है। ये संदेश में था, इसे संदेश में आया ये शब्द बाबा के। तो फिर ये पढ़ के मेरे आंखों में आंसू आ गया। दादी जानकी को कैसे बताऊँ, मुझे समेटना है, मुझे जाना है मधुबन में। जो संकल्प आप लेके गए थे जी, तो वो तो रुक गया। जी जी जी। तो बाबा सब जानता है, बच्चों का जन्म पति पूरा जानते हैं। तो वह रुक गया, पर वो संभाला कारोबार, तो उसको पूरा किया आपने? पूरा किया, पूरी रिस्पॉन्सिव। उसके बाद जो भी मकान बने, चाहे यूके में, चाहे यूके के बाहर, चाहे भारत में, कई मकानों में मेरा संबंध रहा। दादाजी, आपके ज्ञान में चलने के प्रेरक कौन बने? शुरू में ओम मंडली थी, फिर आप ब्रह्मा कुमारी में 78 में आप जब वो ब्रह्मा कुमारी संपर्क में आए, तो उस समय सबसे पहले आपके जीवन में प्रेरक, ये प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे, इनके द्वारा मुझे ज्ञान मिला, कौन था? ये मज़े की कहानी है। वहाँ एक दिन था पब्लिक टॉक, इंट्रोडक्शन टू राज योगा मेडिटेशन, लंदन में 78 में। तो मैंने कहा चलो देखें, सूक्ष्म में बाबा टचिंग दिया, अगर मेरे को पाना है तो थ्रू मेडिटेशन मेरे को पा सकते हो, ये सूक्ष्म में था। मैंने कहा चलो सुन लेंगे आजकल मेडिटेशन के बारे में क्या बोलते हैं। तो मैं गया, 8 से 9 तक था टॉक, उसमें 2 टीचर आए थे ब्रह्मा कुमारीज के, और पब्लिक में कोई नहीं आया था, मैं एक अकेले आया था। अच्छा। कोई नहीं, वो वेट करे कोई प्रोग्राम था? पब्लिक प्रोग्राम। अच्छा। हाँ, वो दोनों में हर एक अच्छी तरह से खुश राजी रहते थे। इतना बातें जो अभी के हिसाब से है वो नहीं थी। हर कोई अपने अपने मस्त रहता था, कोई कमी नहीं थी, हर एक को, कोई भूखा नहीं, कोई गरीबी नहीं, सब कुछ। तो आधा पौना घंटा वेट किया, कोई नहीं आया। तो फिर केयर टेकर आया, बोला अभी 10 मिनट बंद करना है, हॉल लॉक करना है, केयर टेकर ने बोला। तो जाने की तैयारी कर रहे थे, कुछ बताया नहीं, टॉक ही नहीं हुआ कुछ। तो जब भी गए तो हमको पर्चा दिया, देखो ये पर्चा लो, अगर आपको सीखना है मेडिटेशन तो यहाँ फ़ोन करो सेंटर। तो वो पर्चा मेरे जेब में पड़ा था। लंदन में ठंडी होती है, हर एक जैकेट पहनते हैं, तो जैकेट के अंदर जेब में हम कोई डाल देते हैं। तो 1-2-3 हफ्ता पड़ा था, लेकिन मुझे ये संकल्प चला, पता नहीं यहाँ से क्या प्राप्ति होएगी। एक तो मैं व्यस्त था कारोबार में, 7-8 बजे तक हर रोज़ ऑफिस में बैठा होता था, सुबह 9 से। एक दिन जैसे मैं उठा 7-8 बजे, जैकेट हम ऑफिस में उतार देते हैं क्योंकि वहाँ हीटिंग होती है, पर वहाँ कबर्ड में हैंगर में रख डाल देते हैं। तो जैसे मैं उठा शाम को 7-8 बजे जैकेट पहनने के लिए, तो जैसा पहना
तो वहाँ हाथ लग गया इधर जैकेट पॉकेट, तो पर्चा आके नीचे टेबल पे गिर गया, अच्छा, जो बहन ने दिया था। जो बहन ने दिया था। जी जी जी। तो कोई शक्ति बोले अभी फ़ोन करो, कल आप फ्री हो, कल तो कोई कमिटमेंट नहीं है, फ़ोन कर, कल जाओ उधर। बोला फ़ोन करो, किया फ़ोन किया तो बोला हाँ कल आ जाओ। तो नेक्स्ट डे टाइम दिया शाम का, गया कोर्स शुरू किया। कोर्स वहाँ कौन किसने कराया? वो टाइम रजनी बहन जो जापान में अभी है ना, जी जी। वो लंदन में थी। रजनी बहन निमित्त थी कोर्स कराने के लिए, लेकिन प्रेरणा देने वाला शिव बाबा डायरेक्ट कनेक्शन। जी। वो उसने बहुत प्रेरणा दी, नशा चढ़ाया और वो लेके आया मेरे को सेंटर में। तो आप मैं बोलूँगा 99% प्रेरणा हमको डायरेक्ट शिव बाबा ने दिया। हाँ। दादाजी, जब आप ज्ञान मार्ग में चल पड़े तो विघ्न तो बहुत सारे आए होंगे आप। जी हाँ। तो ऐसी कोई घटना आप सुनाइए जो आप ज्ञान योग से पार किया हो और वह निश्चिंत जैसे बादल आया चला गया और आप ज्ञान योग में मस्त रहे, ऐसी कोई घटना है? एक बताता हूँ विघ्न। जी। लंदन में डायमंड हाउस बनाया, उसको हो गया 2003 में, 17 साल पहले बना, ग्लोबल हाउस के बाजू में। हम उसको बनाया तो क्या हुआ कि वहाँ पहले 2 जूने वेयर हाउस होते थे, बहुत पुराने वेयर हाउस। तो उनके मालिक मेरे को बोलते थे कि आप ये वेयर हाउस ले लो। मैंने कहा हमारे काम का नहीं है, हम क्या करेंगे वेयर हाउस, हमको तो चाहिए रहने का प्रबंध। हमारे पास बहुत आते हैं मधुबन से रहने के लिए, हमारे पास बहुत विषयों से आते हैं टीचर्स, बीकेस। रहने का प्रबंध चाहिए, 13-14 बेडरूम चाहिए, किचन हमारा बहुत छोटा है, हज़ारों का भोजन बनता है, बड़ा किचन चाहिए, हमारे को कॉन्फ्रेंस हॉल चाहिए, वो भी नहीं है। हमारे को ऑफिस का बहुत शार्टेज है, खाली एक ही रूम पहले एक ऑफिस का था, तो एक मेरा ऑफिस, एक और में सब बैठे दूसरे ऑफिस में, तो बहुत शार्टेज है। ऑफिस भी हमारा जो था एक हॉल था फ्लैट का, वो कन्वर्ट करके मेरा ऑफिस बना दिया। मेडिटेशन रूम चाहिए, तो यहाँ हमको ये चीज़ की आवश्यकता है। उसकी तो आवश्यकता वेयर हाउस खाली कुछ काम का नहीं है। बोले देखो मैं तो आपसे 10 साल से बोल रहा था, हमको 2 मालिक थे 2 वेयर हाउस के, बिल्कुल ग्लोबल हाउस के लगभग बाउंड्री। तो मैं नाम बोलते गया, नहीं चाहिए। और वहाँ परमिशन मिलना भी बहुत मुश्किल है, कभी परमिशन नहीं देती गवर्नमेंट, कभी नहीं। 1 फ्लोर का वेयर हाउस जूना 100 साल पुराना, और वहाँ जाके भरा 4 मंजिल का मकान बनाओ तोड़ के, इम्पॉसिबल, गवर्नमेंट कभी परमिशन नहीं देगी। रिपेयरिंग की भी परमिशन नहीं मिलती। रिपेयरिंग ठीक है, लेकिन तोड़ के बनाना नहीं। तो हमको तो मांगता था ये, इसलिए हमको कार पार्क की आवश्यकता थी। वहाँ कार पार्किंग की जगह नहीं थी रास्ते पे, तो नीचे अंडरग्राउंड कार पार्क चाहिए 40 कार्स का, वो उसकी आवश्यकता है। तो मैं नाम बोलता गया, फिर आखिर में एक दिन आए दोनों, बोले देखो हम आपको बोलते हैं, लो हम अभी रिटायर कर रहे हैं, हम अभी दूसरी पार्टी आई है, वो भी बोलती है हमको मकान वेयर हाउस चाहिए और हम उसको भी दे देंगे, फिर आपको कभी नहीं मिलेगा, तो अभी क्या करें। तो मेरे को ये संकल्प आया, अभी ये अगर गया तो हमेशा के लिए गया, कभी नहीं मिलेगा। दादी जानकी थी मधुबन में, मैं था लंदन में। दादी जानकी को फ़ोन किया कि ये बात है, ये वेयर हाउस है, परमिशन नहीं मिलेगी, बहुत इम्पॉसिबल है परमिशन मिलेगा। गवर्नमेंट ये तोड़ के बोले 4 मंजिल का मकान बनाओ, अंडरग्राउंड कार पार्क, नहीं मिलेगी परमिशन, क्या करें आप बताओ। और ये बिक्री करने वाली पार्टी आ गई है, चले जाएंगे फिर कभी नहीं मिलेगा। है मकान बिल्कुल हमारे लगभग बाजू टच कर रहा है, बिल्कुल कॉमन बाउंड्री वॉल। अच्छा ऐसा करो, उसको बोलो एक दिन रुक जाए। मैं अभी जाती हूँ दादी गुलजार के पास, पूछती हूँ बाबा से, बाबा क्या करें, ये वेयर हाउस लें कि नहीं लें। दादी गुलजार गई बाबा के पास और उसको बोलो एक दिन रुक जाए, तो बाबा ने ग्रीन सिग्नल दिया, ले लो, छुट्टी दे दिया। अभी छुट्टी दे दिया और ले लो। दादी को भी पता है परमिशन नहीं मिलेगी इतना बड़ा मकान बनाने लगे, तो ले लिया कॉन्ट्रैक्ट सही करके, वो वेयर हाउस ले लिए।
मधुबन आया, बाबा को बोला आपने तो बोला ले लो कि वेयर हाउस कुछ काम का नहीं है। क्या करें, हमको स्टोरेज तो नहीं करना है, हमारा तो काम है सेवा का है। ये तो वेयर हाउस में खाली स्टोर करते हैं, स्टोर रूम कुछ काम की नहीं है हमारे लिए, हमको तो ये चाहिए। तो बाबा ने बोला देखो बच्चा, हमको पता है आपको विघ्न बहुत आएंगे, बहुत विघ्न आएंगे, परंतु आप एंड में विजयी बनेंगे। ये बाबा के शब्द थे, बाबा के शब्द, बाबा। हाँ, आप विक्ट्री को पाएंगे, विजयी बनेंगे, विघ्न बहुत आएंगे। मैंने बहुत धैर्यता रखना पड़ेगा आपको। धैर्यता भी रखो, लेकिन विघ्न आएंगे, ऐसे विघ्न आएंगे जिसमें आप समझेंगे इम्पॉसिबल है, लेकिन बाबा की मदद से पॉसिबल हो जाएगा। तो विघ्न आए बहुत। एक खाली विघ्न बताता हूँ। जैसे ही हमने एप्लीकेशन डाली तो वहाँ बैठता है ट्राइब्यूनल, बैठता है परमिशन के लिए, उसमें 11 मेंबर होते हैं, वो सब चेक करते हैं अच्छा परमिशन दें कि नहीं। तो इतनी बड़ी एप्लीकेशन गई, मकान तोड़ के इतना अंडरग्राउंड कार पार्क 4 मंजिल और बनाए। तो जो मेन उनकी मेंबर है, थी बहन है, लेसली जोन उसका नाम याद है, तो उसने बोला मैं ये परमिशन कभी नहीं दूंगी, क्या भी हो जाए कभी भी परमिशन नहीं दूंगी। इट विल बी गिवन ओवर माई डेड बॉडी। मैं जब भी मुर्दा बनूंगी ना तभी परमिशन ले लेना, मैं जब तक मैं ज़िंदा हूँ परमिशन नहीं दूंगी। तो चीफ प्लानिंग ऑफिसर बोले देखो ये ट्राइब्यूनल तो नाम बोला है, इसका लेटर आया है और सबको बोल रही है, और मेंबर जो है ट्राइब्यूनल की परमिशन नहीं देना है, तभी क्या करें। ज़मीन तोड़ दिया, ज़मीन में बैठा सब तोड़ दिया उस टाइम में, खाली ज़मीन पड़ी थी। अच्छा हाँ, फिर वहाँ बाबा कमरा बना लिया उधर खाली लकड़ी का, और रोज़ वहाँ बैठ के हम योग करते थे। दादी जानकी भी रोज़ आती थी, हम भी सब वहाँ बहनें भाई योग करते थे। शाम को कभी भी जाके योग करे, टेम्पररी बनाया था। अभी परमिशन नहीं दूंगी, ओवर माई डेड बॉडी परमिशन। अभी क्या करें, मैंने बहन को बुलाया, आके मेरे को मिलो ग्लोबल हाउस में, जो ट्राइब्यूनल की मेंबर थी। आई, बोले मैं आऊँगी लेकिन परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगी, बिल्कुल इम्पॉसिबल, क्या भी हो जाए परमिशन। आके मिलो ना मेरे को। ठीक है मैं आती हूँ, कुछ बोलना है तो बोलो, लेकिन परमिशन नहीं मिलेगी। आके मिली। अच्छा, आई थी वहाँ ग्लोबल में? आई मिलने को, मेरे ऑफिस में आए। फिर मैंने उसको 5 बातें बताई हम क्या करते हैं। फिर उसको बोला 2 मिनट अभी शांति में चले जाओ। मैं भी चला गया बाबा के पास। बाबा आपने बोला विघ्न आएंगे पर विजय आपकी होएगी, अभी देखो ये विघ्न है, अभी क्या करें। मेरे सामने बैठी है ऑफिस, मेरे ऑफिस में। 2 मिनट के बाद शांति में चली गई। मैंने कहा अभी बताओ क्या करें, जैसा आप बोलेंगे सब करेंगे। बोलती है मैं अभी थोड़ा मूझ गई हूँ, आई एम कन्फ्यूज। क्यों है कन्फ्यूज? कि मैंने सबको, हमारे जो आजू बाजू में रहते हैं, उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी 17 हाउसेस ने कि हमको ये परमिशन के लिए ऑब्जेक्शन है, और उनको मैंने वादा किया, वो मिलने को आए थे पूरा 17 मकान वाले, कि ये परमिशन कभी नहीं मिलनी चाहिए, इसके कारण हमारी सनलाइट चली जाएगी, ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ेगी और डिस्टर्बेंस बहुत होएगा, ये आएंगे जाएंगे, वो सब रहने वाले मकान, हमारे पीसफुल एनवायरनमेंट चली जाएगी। बहुत लिस्ट लिखा था ऑब्जेक्शन देने के लिए। मैंने उनको वादा किया है कि मैं परमिशन कभी नहीं दूंगी, आप चिंता मत करो। मैं परमिशन दूँ भी, वो सब मेरे अगेंस्ट आ जाएंगे और मेरे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, मेरे ऊपर आके बहुत पड़ेंगे। आपने वादा किया था परमिशन नहीं दूंगी, और अभी आपकी परमिशन दे रही है, और ये मैं नहीं दे सकती हूँ। उन्होंने बोला बताओ कोई निवारण बताओ। बोला देखो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं उनको बोलूँगी ये एप्लीकेशन जो है परमिशन की, उसमें मैं संबंध नहीं रखना चाहती हूँ, न्यूट्रल रहूँगी बिल्कुल, न ये पार्टी न ये पार्टी, मेरे को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है और वोट भी नहीं देना है।
एब्सटेंट रहूँगी, ये तरफ से मैं अपने को बचा सकती हूँ, नहीं तो सब माँ को मेरे को मारेंगे, नहीं तो ठीक है करो भले। तो माना, फिर गए। इतना हमारे यज्ञ के कारोबार में और बाबा की टचिंग से प्रभावित हुई कि जो और मेंबर्स थे ट्राइब्यूनल के, उनको पहले बोल रही थी परमिशन नहीं देना अंदरूनी नीति से, उनको बोला परमिशन में हाँ बोलना। बोला मैं एब्सटेंट रहूँगी बिकॉज आजू बाजू वाले को मैंने वादा किया है, और अगर मैं उनके अगेंस्ट जाऊँगी तो एक तो उनका वोट चाहिए, इलेक्शन में वो जीतते हारते हैं ना, तो मैं तो वो सब वोट नहीं करेंगे, मैं इलेक्शन में हार जाऊँगी, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अंदरूनी रीति से सबको ऐसा बोला हाँ बोलो, हाँ बोलना, परमिशन देना, जो पहले ना बोल रही थी। जब ये हियरिंग हुई ट्राइब्यूनल की, मैं भी गया था, हर एक को 1 मिनट के लिए बोलना पड़ता है, मेरे को बोलना पड़ता है, उनको भी बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं हूँ तो मेन हूँ जगह की तरफ से, और ट्राइब्यूनल वाले जो है, जो वोट करने वाले, हर एक को 1 मिनट के लिए बोलना पड़ता है। सब ने बोला। जब ये बहन का टर्न आया तो बोला कि देखो मैंने ये कहा है कि ये प्लानिंग एप्लीकेशन में मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ, मैं एब्सटेंट रहूँगी। वहाँ गैलरी होती है, हज़ारों बैठे होते हैं, पब्लिक जो सुनती है, वो भी हमारे आजू बाजू वाले सब आए थे, फ्रंट में बैक में जो रहते हैं ना हमारे ग्लोबल हाउस के, वो सब आए थे। मैंने बोला है मैं वोट नहीं दूँगी, मेरे को इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उनके काम से, उनका कार्य हमको बहुत पसंद है। खाली मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को उसके बीच में नहीं पड़ना। वोटिंग हुई, 10 वोट हमारे फेवर में गए, 1 एब्सटेंट, पास हो गया मोशन। अभी वहाँ डायमंड हाउस बन गया है। दादाजी, आप लंबे समय से बहुत ही निर्विघ्न रूप से आप अपनी अवस्था को बनाकर चल रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से। तो ऐसी अवस्था बनाए रखने के लिए आप क्या चीज़ यूज करते हैं अपनी अवस्था को निर्विघ्न बनाने के लिए? एक तो होता है सेवा निर्विघ्न चली, और दूसरा उससे पहले कि हम अपनी अवस्था को निर्विघ्न कैसे बनाएं, उसके लिए क्या उपाय अपनाते हैं आप? देखो, 2 बातें हैं। एक चाहिए पवित्रता की शक्ति, दूसरी चाहिए अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाओ। कारोबार में सब बोलेंगे हम प्योरिटी फॉलो करते हैं, लेकिन स्थिति को भूल जाते हैं। अभी मैं सुन रहा हूँ बाबा की 70s, अर्ली 70s की मुरली, अव्यक्त मुरली। बाबा का कितना ध्यान उस मुरली में है कि स्थिति बनाओ। बहुत गहरी गहरी पॉइंट है उसमें। हाँ, बहुत गहरी गहरी, वो मैं रोज़ सुनता हूँ। हाँ, तो मैंने ये देखा है कि स्थिति बनाने के लिए जो बाबा ने शक्तियाँ बताई है, बहुत अशक्तियाँ हैं मेन, वो हम सुनते हैं। बाबा का बार बार कहना है, सुनो, बुद्धि में बैठाओ, बुद्धि में धारण करो, बुद्धि में स्वरूप बनाओ। वहाँ तक हमारी बाउंड्री रहती है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में लाने में थोड़ी मार्जिन रह जाती है, क्योंकि जब तक वो प्रैक्टिकल में नहीं लाया, जो स्थितियाँ हमको बनानी है, तब तक स्थिति नहीं बनेगी। प्रैक्टिकल में लाओ, प्रयोग करो उनका। मेजॉरिटी नहीं करते। मूली सुनी, मूली सुनने के बाद बुद्धि में नहीं बैठाते, बुद्धि में चिंतन नहीं करते, स्वरूप नहीं बनते। अभी एक टाइम मैं गया था दादी जानकी को बाय बाय करने, हम टूर पे गए थे साउथ इंडिया में, 15-20 शहरों में हमारा टूर था। सामान कार में था, सीधा अहमदाबाद में जा रहे थे प्लेन पकड़ने के लिए। दादी जानकी के पास गया बाय बाय करने शक्तिवान में, तो दादी जानकी 11 का टाइम था, दादी जानकी मूली पढ़ रही थी वो दिन की। और बैठो बैठो आप भी मूली सुनो, मूली सुना, पूरा मूली ख़त्म किया। उसके बाद मैं उठा, बोला दादी आपका कोई संदेश है साउथ वालों के लिए? हम 15-20 शहरों में जा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में, कोई बड़े थोड़े छोटे भी। तो दादी बोले देखो, सबको बोलो कि वरदान सार स्लोगन याद रखे। मूली के बाद
हमारा क्लास होता था आधे एक घंटा। जहाँ भी गए, अभी बोली सुनी है, पूछते थे आज का स्लोगन क्या था, वरदान क्या था, किसको याद नहीं। अभी देखो भगवान के महावाक्य जो आपको स्थिति बनाने के लिए बाबा सुना रहे। अगर मैं पूछूंगा आप बताओ 6 मास किसने आपके ऊपर गुस्सा किया था, वो याद रहेगा, हाँ इसने गुस्सा किया था हमारे। रावण की बातें याद है, माया की बातें याद है, दुख शांति दूर करने के लिए आए वो याद नहीं। किसको भी मुश्किल को भी एक दो को कहाँ याद होएगा। तो मैं भी अटेंशन देता हूँ बाबा की वरदान स्लोगन, उसके ऊपर अटेंशन दे के प्रैक्टिकल में उसको प्रैक्टिकल में यूज़ करना ये आवश्यक है। जब तक प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं किया तब तक परिवर्तन नहीं होएगा, तब तक स्थिति नहीं बनेगी। आप ज्ञान में चलने लगे। लेकिन परमात्मा को कहते हैं कि तुम ही हो माता पिता सखा बंधु, सब कुछ तुम हो। तो परमात्मा को आप ज़्यादातर किस संबंध में याद करते हैं? सर्व संबंध। जब भी कारोबार संभालता हूँ तो तू मेरा पार्टनर है, तू मेरा बास है, दोस्त भी है, पार्टनर भी है, हमारा बास भी है। सर्व संबंध। बाबा के द्वारा हमारे पालना भी मिलती है, शिक्षा भी मिलती है और रिक्शा भी होती है। आप वॉकिंग करते हैं तो कौन सा संबंध लेते हैं आप? हर दिन डिफरेंट संबंध। कोई ऐसी बात हुई कारोबार में जहाँ हमको फैसला करना होता है तो फिर उसके संबंध रहता है मेरा साथी का, मेरा पार्टनर है। सुबह जो है शिक्षक का हो जाता है, सुबह शाम को है सदगुरु का हो जाता है। जी हाँ। और मॉर्निंग में पिताजी का हो जाता है। बिल्कुल हाँ, है ना? हाँ। तो ये संबंधों में हम उसका सुख ले लेते हैं। जी हाँ। इसके अलावा कौन कौन से संबंध आप यूज करते हैं? जैसे जैसी सिचुएशन होती है वैसे वैसे संबंध। हाँ, भिन्न सिचुएशन होती है ना। हमको अगर कोई चीज़ की कमी होती है, कमज़ोरी होती है, दादी जान के बोलती है कि मैं बाबा से बात करती हूँ अपनी कमी कमज़ोरी जो है ना उसके बारे में निकालने की। हर एक में कोई ना कोई कमी कमज़ोरी होती है, तो बाबा से रू जान करके उसको निकालने की। अमृत वाला मैं मेरा वो सही जाता है, एक टाइम दादी ने कहा। तो भिन्न सिचुएशन होती है। समझो कोई परिस्थिति आई, कोई विघ्न आए, उसमें कैसी स्थिति अच्छी रहे कारोबार के संबंध में, तो बाबा के साथ शेयर करो तो शक्ति मिलेगी ना। बाबा शक्ति देता है, निकालना काम हमारा, क्योंकि बाबा को निकालो, बाबा नहीं निकालेगा, वो खाली शक्ति देता निकालने के लिए। इसी से संबंधित दादाजी योग के कोई ऐसे प्रयोग जो आपने योग किया हो और हर समस्या का समाधान हो गया हो, कुछ ऐसे अनुभव? लंदन से मैं निकला ना, वहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है लंदन में अभी 80 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। जी। और रिट्रीट स्थान जो है ना वो उसका रिनोवेशन चल रहा है, पूरा बड़ा प्रोजेक्ट है लंदन में, लंदन ऑक्सफोर्ड में जो पैलेस है। जी। वहाँ हर एक चीज़ की परमिशन चाहिए। वो लिस्टेड हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। कुछ भी करना है ना, पेंटिंग करना है, परमिशन चाहिए गवर्नमेंट की। कुछ दीवार में किला लगाना है, परमिशन चाहिए। ये अपनी जमीन होते हुए भी है? हाँ, कुछ भी चेंज करो ना, हाँ। परमिशन चाहिए। अच्छा। मकान, क्योंकि वो हेरिटेज बिल्डिंग है। ओके। इसके लिए थोड़ा भी चेंज करो ना, परमिशन चाहिए। कुछ भी चेंज करो, थोड़ा दीवार में होल करना है, सुराख करना है, परमिशन चाहिए। उसके बगैर कुछ आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये कायदा है हेरिटेज बिल्डिंग में। वो बिल्डिंग ऐसी है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, पैलेस जैसी है। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ मकान में हमको पेंटिंग नवा करना था। तो वो बोले कि यहाँ 200 साल में जो पेंटिंग किया है ना, इतने कोट के ऊपर पेंट, 10-12 कोर्स हो गए पेंट के। उनका चेक करके हमको बताओ कौन सी पेंटिंग यूज़ किया हर एक कोट में। तो एक कंपनी का होती है,
वो माइक्रोस्कोपिक सर्वे करती है पेंट की, हर एक पेंट का लेयर का पाउडर निकाल के चेक करती है लेबॉर्ट्री में, कौन सी पेंट है, कौन सी पेंट ये है। हमने तो मकान अभी लिया 25 साल पहले, इतनी पेंटिंग हुई इतने सालों में। तो वो पेंटिंग, वो टाइम में जो पेंटिंग किया उन्होंने, वो टाइम इतना परमिशन की आवश्यकता नहीं थी, अभी है। तो जब भी कोई काम नवा शुरू करते हैं तो गवर्नमेंट का कायदा है, तो आपको न सिर्फ अभी के कायदे के अनुसार चलना है, जो पहले का कायदा है ना, वो भी तोड़ के अभी कायदे मौजूद सब चेंज करना पड़ेगा। अभी कंपनी को बोला है कि ये 10 कोट पेंटिंग का हो गया है, 100-200 साल पुरानी बिल्डिंग में, वो पाउडर निकाल के चेक करेंगे। उनकी परमिशन तो नहीं, उनकी अप्रूव्ड पेंट कलर, वो पेंट भी अप्रूव चाहिए, कलर भी अप्रूव चाहिए। कोई भी कलर नहीं लगा सकते। अच्छा। कोई भी नहीं, वो है 4-5 कलर है वही कर सकते हैं। और वो भी उसमें लिखा है ये पेंट कर सकते हैं, ये नहीं, ये टाइप की पेंट ये नहीं, हर एक का लिस्ट है। अच्छा, उसके अलावा आप नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। जी। तो जब ये किया तो देखा, तो ये जो इतने पहले कोर्स किए गए हैं पेन के, वो अप्रूव्ड पेन नहीं है। तो उसका मतलब वो बोले कि आपको ये सब पेन निकालना पड़ेगा, दीवार के सब पेन कोर्स। अभी निकालो 8-10 कोर्स जो पेन के पहले किए हैं 100 साल 150 साल के अंदर जो प्लास्टर है 2 साल पुराना, वो भी ख़राब हो जाए। वो दिनों में सीमेंट नहीं होता था, लाइम प्लास्टर यूज़ करते थे। अच्छा। तो लाइम प्लास्टर तो कमज़ोर होता है, सीमेंट तो लाइम प्लास्टर सब डैमेज हो जाए। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसकी 10 लाख स्क्वायर फुट तो दीवारें है, तो अगर वो रिमूव करे सब पेंट डेकोरेशन कोर्स जो है, प्लास्टर डैमेज हो जाए, पूरी बिल्डिंग को ऊपर प्लास्टर करना पड़े। तो इसका समझो, इमेजिन करो, इतनी बड़ी बिल्डिंग, टोटल बिल्डिंग 80,000 स्क्वायर फीट है टोटल। तो उसका एक तो खर्चा बहुत, दूसरा टाइम लगेगा, 2 साल लग जाएगा। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा ये ठीक बात नहीं, इतना पैसा खर्चा करें और 2 साल और लग जाएं, करोड़ों में खर्चा ज़्यादा हो जाएगा एक पेंट के बारे में। 1 हफ्ता मैंने बाबा से योग लगाया, बाबा ये नहीं करना, ठीक बात नहीं है। फ़ोन करूं रोज़ गवर्नमेंट ऑफिसर को, नहीं माने, नहीं, आपको करना पड़ेगा। आखिर में फ़ोन करने के बाद उसने माना, ठीक है आप हमको पेन का कलर भेजो, पेंट होनी चाहिए ब्रीदेबल, ऐसे पेन नहीं होए जो ब्रीथ नहीं कर सके, पेन के बिना होते हैं। अब क्या है, अगर पेंट ब्रीथ नहीं करेगी ना तो सब डैम नहीं चली जाएगी प्लास्टर में। तो ऐसी पेंट होए, ये होए वो है, तो सब कंपनी के पास ऐसी पेंट बनानी पड़ती है। आखिर में वो सब इन्फॉर्मेशन लेके उन्होंने माना, ठीक है आप हमको कलर भेजो, मेक भेजो, कौन सी टाइप है मेक, फिर हम अप्रूव करो। तो उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो हमको फिर पहले के सब पेंट कोर्स निकालने नहीं पड़े। अच्छा। नहीं तो कितना खर्चा होता था, खर्चा होता, और आपने उसको अपने हिसाब से पेंट लगवा लिया, पेंट लगा दिया। हाँ। बहुत सुंदर। माने ये आपकी योग का ही कमाल है, योग का, कि जो असंभव कार्य था, हाँ, योग करते करते संभव हो। ये अभी की बात है। बहुत सुंदर। ये तो एक मिसाल बताया, ऐसे बहुत मिसाल है। जी। लेकिन ये बाबा की मदद है। जी। असंभव कई एग्जाम्पल है जो संभव हो गए। दादियों के साथ के अनुभव आप सुनाइए कि दादियों के साथ में रहकर आपने क्या पाया? दादियों की पवित्रता, दादियों के गुण, स्नेह हमने देखे, कैसे इतने भिन्न भिन्न मत वालों को इकट्ठा करके एकता में समा के चलाया। ये बड़ी विशेषता है,
दादियों की, और कैसे बाबा को हर कार्य में हाँ जी करके पूरा निश्चय है बाबा में। बाबा ने कहा करना ही है, बस बुद्धि में और कोई कुछ नहीं सवाए बाबा के, क्या भी हो जाए बाबा ने कहा ना करना ही है। दादी जानकी बहुत टाइम बोलती थी, मैं कुछ पूछता था, बाबा से पूछो, बाबा से पूछो, बाबा क्या कहता है। तो बाबा से पूछते थे और बाबा ने कहा दुनिया के हिसाब से लगता है वह संभव होएगा, तो बाबा ने कहा तो वही पड़ा है। एक पर ठप्पा लग जाता है। हाँ, बिल्कुल। गॉडेज का ठप्पा लग बिल्कुल, बाबा कभी गलत नहीं होएगा। जी जी जी। मनुष्य गलत हो सकते हैं, बाबा कभी नहीं। बहुत उसके बाबा से पूछो, बाबा ने एक कहा हाँ, कर दो बस, वो संकल्प भी नहीं चलता है। एक टाइम दादी ने बोला अगर बाबा बोलेगा 2 + 2 अगर 5 है वो भी मैं मानूंगी, 2 + 2 5 है। इतना फेथ चाहिए बाबा में, उसका भी रहस्य होएगा। तो पूरा विश्वास बाबा में। दादियों का ये देखा, सब प्रकाश मणि भी सब, और सब दादियों का बाबा में जितना उनका विश्वास था, निश्चय था, वो सबसे बड़ी क्वालिटी। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे सोशल वर्कर, एक आम इंसान जो एक प्रकार से अपने घर गृहस्थ में रहते हुए और घर गृहस्थ को संभालते हुए और अपने बच्चों की शादी ब्याह करके और संपूर्ण अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प ईश्वर के प्रति समर्पित होना और अपना सब कुछ ईश्वर पे लगा देना और अपने आप को न्यौछावर कर देना, जो हम भक्ति मार्ग में कहते आए हैं कि भगवान जब तुम आओगे तो हम बलिहार जाएंगे। तो बचपना में तो भगवान को बाजू में रहते हुए नहीं पहचान पाए, लेकिन जब पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब ये लंदन गए और वो थोड़ा समझ बढ़ी और परमात्मा के प्रति इनका जो नॉलेज है कशिश हुआ, भगवान से प्यार हुआ, तो वो कशिश ही है भगवान के साथ जो आज ये अपने आप को पूरी रीति से परमात्मा में समर्पित हो चुके हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में डेडिकेटेड होकर चल रहे हैं। कहावत है कि बहुत गई थोड़ी रही, जीवन में बहुत चली गई थी, अर्थात जवानी चली गई और बुढ़ापा आया तो फिर शादी ब्याह हुआ, बच्चे हुए, सब कुछ, उसके बावजूद भी जो बच्चा है उसको संभाल कर आज इतनी लंबी आयु जी रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है और ये योग से ही प्राप्त होता है। ये राजयोग की शक्ति ही है जो परमात्मा वैद्यनाथ बनकर इस शरीर को हील करता है और हमारे नस नस में अपनी जो वाइब्रेशन से समा देता है। तो ऐसे दिव्य आत्मा से आप इनके विचारधारा सुने कि कैसे बाबा ने इनके द्वारा बेहद सेवा कराई है और यज्ञ में एक प्रकार से एक पिलर बनकर खड़े हैं। ऐसे दिव्य आत्मा से बाबा के बगिया के फूल फिर एक नए समय पर नए रूप से हम आपको एक नए बाबा के बगिया के फूल आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओम शांति। दादाजी ओम शांति। ओम शांति।